नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या 10,000 से कम हुई है और सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 9,391 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। यहां सोमवार को कोरोना के 517 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं रविवार को लखनऊ की अगर बात करें तो कोविड के 533 नए मामले सामने आए थे। बताते चले कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है और इस वजह से प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यहां रिकवरी रेट 90% तक हो गया है। सोमवार की बात करें तो प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 9,391 नए मामले सामने आए थे। वहीं 24 घंटे के भीतर कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 23,445 पहुंची। वहीं महामारी से सोमवार को 285 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई कोरोना से। और साथ ही फिलहाल दूसरे प्रदेशों में 1,49,032 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 15 मई को 24 घंटे के भीतर यहां 16,172 नए मामले सामने आए थे। तो आपको बता दें कि कोरोना के जो मामले हैं, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा था, अब ये मामले कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, इसी पर ज़्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ प्रदीप कात्यान जो कि जुड़ गए हैं और साथ ही आपको बता दें धनोज कुमार राष्ट्रीय, आपको बता दें कि ये यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए हैं। सर, दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज़ पर। थैंक यू सर, एक अच्छी खबर है कि लगातार कोरोना के मामले गिरते जा रहे हैं धनोज जी, और लॉकडाउन के बाद से लगातार मामलों में गिरावट देखी जा रही है, क्या कारण समझेंगे? देखिए, सरकार अभी थोड़ा मुस्तैद हुई है, जहाँ की भी सरकार हो, लेकिन जो अभी मैं आंकड़े देख रहा था जी, आप भी ये देखेंगे तमाम राज्यों का आंकड़ा है जिसमें मैं देख रहा हूँ। हालांकि मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा फर्क देखता हूँ कि जो हमारे देश के प्रति चिंतित मुख्यमंत्री है जी, उनके यहाँ केसेज बहुत कम है, और जो देश के कुछ वर्ग के प्रति चिंतित है वहाँ केसेज जो है 26,000, 29,000, आप अंदाजा नहीं लगाएंगे ये 25,000, 10,000, ये थोड़ा मुझ जैसे पत्रकार को चिंतित करता है। इस तरह के अगर आंकड़े आएंगे, लेकिन चूंकि मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में थोड़ा एनसीटी दिल्ली के लिए खुशखबरी ये है कि बहुत कम है, 4524। तो कुछ दिन पहले जो था आप भी देखे 24,000, 22,000, 17,000, 18,000, 12,000, 16,000, उस दिशा में देख रहा हूं। तो जो ये कंफर्म केसेज है 4,524, ये संकेत करता है कि कहीं ना कहीं सुधार है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिस तरह से चिंता जाहिर किया था खासतौर पर दिल्ली को लेकर जी, और मैं अमित शाह जी की बात कर लूं, होम मिनिस्टर की, उन्होंने जिस तरह से थोड़ा प्रयोग किया तो वो प्रयोग सार्थक होता हुआ दिख रहा। मैं चाहता हूं यही प्रयोग पूरे भारत के राज्यों में नजर आए, क्योंकि अगर एक भी भारतीय कोरोना पॉजिटिव होता है तो दुखद होता है। तो मैं आपको वहीं से, चूंकि मेरी आदत है यूएसपी है 2 लाइन से शुरू करना जी, तो मैं आज पहले आंकड़े से शुरू किया और मैं 2 लाइन से शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये कहना जरूरी है और आप भी सुनेंगे। तबाह होकर भी तबाही का मंजर दिखती नहीं, तबाह होकर भी तबाही का मंजर दिखती नहीं है। कोरोना भयावह है, इसकी दवा समय पर मिलती नहीं है। राजनीति हवा का रुख बदलते देखा है, राजनीति हवा का रुख बदलते देखा नहीं है, यहाँ बात तबाही के हाथ मलते देखा नहीं है। आज भी कुछ लोगों को हाथ मलते हुए नहीं देख रहा हूं, वो मजे में खुश है। एक वर्ग के लोग, चाहे वो पर्व को लेकर हो, चाहे वो भीड़ भाड़ को लेकर हो, चाहे वो कोरोना काल में लॉकडाउन का मजाक उड़ाता हो,
सरकार पता नहीं क्यों हम मजबूर बेबस लाचार है। मैं राज्य सरकार की बातें कर लूं, अभी मैं आपको एक दो राज्य का उदाहरण देता हूं जी। अभी तमिलनाडु में सरकार बदली है और वहां के केसेज आप देखेंगे, मैं मानता हूं नया मुख्यमंत्री है, थोड़ा वक्त लेंगे वो, लेकिन उनको थोड़ा सा आश्वस्त होना चाहिए। उसके बाद बंगाल आ जाइए, बंगाल में भी मुख्यमंत्री चुनाव जीत कर आई है, लेकिन वहां का जो आपने अभी देखा होगा ड्रामा, उस ड्रामा से मैं बीजेपी और टीएमसी से कहना चाहता हूं कि ड्रामा बंद कर कम से कम कोरोना काल में जनता के प्रति चिंतित होने का काम करे, क्योंकि नेता जो है उसके विषय में बड़े बड़े शायर भी कहते हैं कि न जाने कब चोर डाकू सदन में आ जाए, तो चोर डाकू को बचाने के चक्कर में जो बहुत ही निर्दोष जनता है उसको मारने का काम मत कीजिए, क्योंकि चोर डाकू के ऊपर नारदा स्टिंग ऑपरेशन हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो उसको आप छोड़ दीजिए, वहां राजनीति मत करिए। क्योंकि जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया तो ये भीड़ लगाने का काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं 2-3 राज्यों के प्रति बहुत चिंतित हूं, लेकिन अंडमान निकोबार की बात कीजिए तो वो सही चल रहा है, लक्षद्वीप में 219 है, लेकिन आपको मैं बता दूं कर्नाटका वो भी बीजेपी शासित राज्य है, वहां 38,603 केसेज आज का। ये सब थोड़ा चिंतित करता है, तो थोड़ा सा जो है प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को इधर थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है। जो लक्ष्य आप दिल्ली में लेकर चल रहे हैं वही लक्ष्य आप इन राज्यों में लेकर चलिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा एक भी भारतीय अगर कहीं कोरोना पॉजिटिव होता है जी, तो ये पूरे हम जैसे पत्रकारों के लिए दुखद है। ठीक है, प्रदीप जी आपके पास आना चाहेंगे। प्रदीप जी, जिस तरीके से आंकड़े गिर रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, राहत की बात है, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सरकार पर निशाना साध रही हैं। बिहार में अगर बिहार की बात की जाए तो वहाँ पर हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगाई है नीतीश सरकार को कि आप मौतों की संख्या को छिपा रहे हैं। वहाँ पर 1 से 13 मई में जो बक्सर में मौतें हुई वो 6 का आंकड़ा है, 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई, लेकिन जो शमशान घाट से जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई वहाँ पर 700 से अधिक लोगों की लाशें जलाई गई हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर सरकारी आंकड़ों पे अगर विश्वास कर ले हम, तो मैं अपने पत्रकार महोदय को भी और केंद्र सरकार को भी, मोदी जी को भी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि आंकड़े कम हो रहे हैं जी। लेकिन अगर ये वाइस वर्सा है, अगर ये ठीक नहीं है, आंकड़े छुपाने की वजह से ऐसा है, तो जो मोदी जी हो, गृह मंत्री जी हो या किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो मेरे रडार पे होगा। मैं यही कहूंगा जी, मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए और हमारे महान देश के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी जान की सुरक्षा की जानी चाहिए और इस मुद्दे पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बीजेपी शासित प्रदेश और नॉन बीजेपी शासित प्रदेशों में कोई अंतर नहीं है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक समान है और ये देश संविधान से चलता है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी और राज्य सरकार की पूर्ण जिम्मेवारी है कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो है मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराएं, उनकी जान माल की रक्षा की जाए। लेकिन प्रदीप जी, आपकी बात कहीं तक सही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लगता है कि अभी भी राजनीति हो रही। आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों 2-4 दिन की बात है जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों को दौरा किया है और कई अधिकारियों से इसको लेकर बातचीत की है। साथ ही जिलों में आकर उन्होंने कोविड जो अस्पताल है उसका यहाँ पर जायजा लिया है, निरीक्षण किया है, डॉक्टरों से बात करी है और ये भी जाना है कि किस तरीके से इलाज हो रहा है, किस चीज़ की कमी है, इस बारे में बातचीत की है। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, वो निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सब दिखावा है। आप क्या कहेंगे? आपकी नजरों में क्या है ये? देखिए, अखिलेश यादव जी हो, योगी जी हो, मायावती जी हो या उनसे पहले कल्याण सिंह जी हो, सारे के सारे जिम्मेवार हैं। आप मेरे साथ चल के देखिए उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था की सुविधाओं को, रोना आता है। आम जनता की सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखता। किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल को जाके देख लीजिए, वहां पर गंदगी प्रचुर मात्रा में मिलेगी आपको। डॉक्टर आपको ड्यूटी पे नहीं मिलेंगे,
इंजेक्शन, मैंने तो दिल्ली में ये हाल देखा है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो इंजेक्शन ठोकते हैं जी। अंबेडकर हॉस्पिटल में जाके देखिए, मैं खुद जाके देख के आया हूं, वहां पर नीली ड्रेस में पहने हुए व्यक्ति जो ना नर्स है ना एएनएम है, मेल एएनएम है, वो आपका बीपी भी चेक कर लेंगे, आपको डिस्प्रिन भी लगा देंगे, आपको इंजेक्शन भी लगा देंगे, सारी चीजें कर देंगे। तो जब कैपिटल में ये हाल है तो यूपी का तो आप राम ही मालिक है, मैं यही कहूंगा। ठीक, धनोज जी आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सत्यम। धनोज जी, जिस तरीके से प्रदीप जी ने कहा कि यूपी का हाल तो भगवान भरोसे है, लेकिन यूपी में मामले कम हो रहे हैं। अगर पहले की गणना की जाए और अब देखा जाए तो आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी बरकरार है। लेकिन अगर मेरठ की हम बात करें तो यहाँ पर ब्लैक फंगस के भी केस ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अब सरकार को क्या कुछ करना चाहिए जिससे इन सब चीज़ों पर रुकावट लग सके और हम काबू कर सके कोरोना को? देखिए सत्यम जी, एक भी मौत किसी राज्य में होता है मेडिकल के कमी के वजह से, उसका सारा दारोमदार सरकार के ऊपर जाता है। बात ये नहीं है कि ब्लैक फंगस अभी जो आया है, सवाल होता है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हमारे मित्र प्रदीप जी भी जानते हैं कि हमारे देश में जो चिकित्सा व्यवस्था उसकी क्या हालत है। मैं हमेशा से, क्योंकि मैं रिसर्च करके बोलता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, हमारे देश में डीएनए पे ज्यादा काम होता है, क्योंकि हमारे देश में परिवार को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए डीएनए पे काम करते हैं डॉक्टर, वैज्ञानिक। लेकिन जो ये बीमारी है ये आरएनए से संबंधित है। मैं बार बार कहा, लेकिन पता नहीं क्यों केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आज भी जरूरत है कि सरकार को एक टीम गठित करके आरएनए पे काम करना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए, उसमें शोध करने की जरूरत है। हमारे देश में कई ऐसे बीमारी आते हैं। मैं दिल्ली की बात कर लूं, आप देखेंगे सल्म एरिया में रात की बात तो छोड़िए, दिन को भी बड़े बड़े मच्छर मिलते हैं जिनको डेंगू मच्छर कहा जाता है जी। और दिल्ली सरकार से डेंगू मच्छर का इलाज नहीं हो पाता है। ये इस तरह की अगर बातों पर हम लोग जिक्र करें तो हमारे देश की स्थिति कहीं अच्छी बात नहीं है। मैं केजरीवाल जी की बात करूं, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक लाया, सोच उनकी अच्छी थी, लेकिन सिर्फ राजनीति स्तर तक ही उन्होंने बात करी। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक लाने से पहले उनको प्रयास करना चाहिए था कि दिल्ली में जितने पहले से मेडिकल कॉलेज हैं, पहले से जो हॉस्पिटल हैं, उनको तंदुरुस्त करना। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जितने भी हमारे दिल्ली के अंदर अच्छे हॉस्पिटल है, उसमें और व्यवस्था अच्छा कर देता, क्योंकि कई सालों से केजरीवाल साहब हैं। आप ये मत कहिए कि भाई उसकी सरकार थी, इसकी सरकार थी। तो मोहल्ला क्लिनिक लाया तो मोहल्ला क्लिनिक को व्यवस्था भी नहीं परिवर्तित नहीं कर पाया। पूरे देश के साथ सब थे मोदी जी, पूरे देश की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, बस आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक स्वस्थ आदमी को छोड़ दिया जाए 5 मिनट तो उसको 1000 बीमारी हो जाएगा। उसी तरह अगर बात आप करते हैं यूपी का, प्रदीप जी आपके पास आ रहे हैं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। जी धनोज जी बोलिए। मैं आपको कह दूं कि पूरा क्षेत्रफल देखिए, 23-24 करोड़ की आबादी है जी। मान लीजिए आबादी के हिसाब से डॉक्टर की कमी है, नर्सेज की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है। एक एक जिला में आपको हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे तो पर्याप्त नहीं है जनसंख्या के समय। लेकिन जितने हॉस्पिटल हैं उसको भी अगर दुरुस्त कर दिया जाए, डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ 24 घंटा अगर डॉक्टर नर्सेज मिलने लगे तो आज ये हालात पैदा नहीं होगा। मैं थोड़ी सी बात आपको कह दूं, योगी आदित्यनाथ जी की, वो खुद कोरोना से पीड़ित हुए, वो कोरोना का जंग लड़कर आए। उनको भली भांति पता है कि कोरोना जो एक आम आदमी को अगर हो जाए तो उनको कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि एज ए मुख्यमंत्री उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ा उनको भली भांति पता है। लेकिन एक बात मैं बेबाकी से कह दूंगा कि जब वो ठीक हो गया है, उस दिन से वो बैठे हुए नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं डॉक्टर से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो आर्या न्यूज चैनल को इस टाइम देख रहे हैं, तमाम डॉक्टर अपना जो है नैतिकता को अंदर से जगाइए, आत्मा की आवाज सुनिए, आप जो है प्रॉपर टाइम दीजिए। क्योंकि आज सरकारी डॉक्टर अगर आप हॉस्पिटल में खोजेंगे तो 20 डॉक्टर में आपको एक डॉक्टर मिल जाए तो बड़ी मुश्किल है। जो बात अभी आपको प्रदीप जी ने कहा वो सत्य है कि आज एक जो सफाई कर्मचारी है वो कंपाउंडर का काम कर जाता है, डॉक्टर का काम कर जाता है। मैं दिल्ली के अंदर रात रात को जाके देखा हूं कि आप देखेंगे पेशेंट करा रहा है,
डॉक्टर को ढूंढेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा? जो वहां का स्टाफ है, जिनका काम नहीं है इंजेक्शन लगाना, जिनका काम नहीं है सलाइन लगाना, लेकिन वो लगा रहे हैं। तो चलिए, मेडिकल के दृष्टि से ये अच्छी बात है, नॉलेज है, लेकिन ये लापरवाही भी है। इसमें जान माल का खतरा ज्यादा होगा। डॉक्टर की जगह पर डॉक्टर का होना चाहिए, नर्स के जगह पर नर्स का होना चाहिए, क्योंकि एक सीनियर रेसिडेंस नर्स भी डॉक्टर के बराबर पावर रखता है। उनकी सैलरी भी डॉक्टर से कम नहीं है। और ये जो है टैक्स पेई जैसे लोगों का पैसा, देश के नागरिकों का पैसा, वो टाइम पर लेते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर को भी टाइम पर अपनी सर्विस देनी चाहिए, जिससे हमारे देश की जनता को पर्याप्त मौका मिल सके ठीक होने का। हालांकि रिकवरी रेट अच्छी है, मैं देख रहा, अभी सारा रिपोर्ट देखा, रिकवरी रेट है। देखिए, कुछ बातें तो छुपाई जाती है, लेकिन आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हम जैसे लोग जो अच्छी बातों को जनता तक लाते हैं और उनकी समस्या को सरकार तक उनको ढोल पिटते हैं हम लोग, और सरकार को छोड़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि वो बात भी छुपानी चाहिए जिससे भयावह की स्थिति हो, क्योंकि भयावह डर जो है, फियर पैदा ना हो, ऐसी बात को भी कहने से लोगों को परहेज करनी चाहिए। ठीक है, प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, पहले तो मैं धनोज जी का धन्यवाद करूंगा, कुछ चीजों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जिस सूबे का मुख्यमंत्री खुद कोरोना पेशेंट हो जाए, वहां की व्यवस्था के बारे में क्या कहा जा सकता है? अब वो कह रहे हैं कि कोरोना में कैसी महामारी के दौरान किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है उनको पता है, कि ये हमें बिना कोरोना पेशेंट हुए पता नहीं लग सकता क्या? दूसरा मैं यही कहूंगा, हमारे सम्मानित भाई है ये, मैं इनको आमंत्रित करता हूं, मैं अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाऊंगा। मैं भी आंखों देखी न्यूज चैनल के साथ लीगल हेड का काम करता हूं, जो यूट्यूबर हैं। मैं इनको यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट में घुमाता हूं, सिर्फ गाजियाबाद में और मेरठ के अंदर। अगर इनका विचार ना बदल जाए तो मेरे को कह देना। मैं मोदी के विरोध में हूं, मैं योगी के विरोध में हूं, लेकिन क्यों सर? वो मेरे दुश्मन नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को प्रेम करता हूं। मैं भारत का एक जिम्मेवार नागरिक हूं और संवैधानिक अधिकार मिला है मेरे को। अगर कोई भी सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही तो मुझे उसका विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि कोई भी सरकार प्रयास नहीं कर रही, प्रयास कर रही है, लेकिन अपर्याप्त है। आप एक चीज देखिए, हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश सत्ता अपने बजट का कितने परसेंट स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च कर रही है? आप देख लीजिए, आप सर्वे करा के देख लीजिए। पिछले योगी कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए, ये बता दीजिए आप। कितने परसेंट पिछले सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च किया था और इन्होंने उस पर कितनी बढ़ोतरी कर दी, ये बता दीजिए आप। जवाब नहीं होगा सर। जब हम बीजेपी की किसी भी सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम तथ्यों के आधार पे जब उनसे सवाल करते हैं तो वो मुंह छुपाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, वो भी बुरा काम कर रही है, वो भी जिम्मेवार है। लेकिन सर, मैं ये फिर कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो कोरोना पेशेंट है उसका इलाज होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए और उनकी जान माल की रक्षा होनी चाहिए। ये हम लड़ाई बाद में लड़ लेंगे कि मैं बीजेपी को पसंद करता हूं या किसी और पार्टी को। इस समय महामारी का टाइम है, हमें राजनीतिक द्वेष भुला के देश के लिए, समाज के लिए काम करना चाहिए और व्यक्तियों की जान बचानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बता दें कि यहाँ पर ब्लैक फंगस के भी मरीज मिल रहे हैं और यहाँ पर कोरोना संक्रमित ज़्यादातर लोग मिल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पहुंचा? क्योंकि पहली जब लहर आई थी तब ग्रामीण क्षेत्रों में इतना प्रकोप नहीं था कोरोना का। सरोज जी की बात से सहमत हूं सर। समझिए, मैं सीधे सीधे मोदी जी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा या योगी जी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं या बीजेपी या नॉन बीजेपी गवर्नमेंटों पे आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन आप समझिए, बीमारी तो आई है,
और अगर बीमारी आई है जी, तो उसको दूर करने का किसी भी राज्य की सरकार ने या केंद्र सरकार ने क्या प्रयास किया है? वो प्रयास आज के समय में अपर्याप्त है। हमारे अंदर और पूरे देश की जनता के अंदर जो भी राजनीतिक नेता है, कोई भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी हो, उसके खिलाफ रोष है और वो रोष बिल्कुल सच्चा है। हमारे को आश्वासन दिया जाए केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी कि हम सब मिलके जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके अंदर जो भी कमियां हैं उसको दूर करेंगे और भारत की जनता को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है धनोज जी, जिस तरीके से प्रदीप जी कह रहे हैं कि काम अभी भी सही से नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के जो डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, उनसे सीधा संवाद किया है। महज इस चीज़ को लेकर कोरोना की स्थिति जानी है कि आपके ज़िले में क्या चल रहा है, कितने केसेस हैं, और उन्होंने खुद ये कह दिया है कि आप अपने हिसाब से काम करिए जो आपको सही लगे। और साथ ही उन्होंने कोरोना की जो स्थिति है इस समय उसको लेकर संवाद किया है, कहां पर किस चीज़ की कमी है इस चीज़ को भी जाना है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार यहां पर अभी भी विफल है, अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठी है क्या? देखिए, जिस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं सत्यम, आप उसमें कह सकते हैं कि सरकार विफल है, क्योंकि आंकड़ों को अगर आप देखते हैं और सबको एक जगह इकट्ठा करते तो वो लाखों में चला जाता जी। अगर पूरे भारत का अगर डिवाइड ना करें आप, अगर एकजुट करके देखें तो संख्या बहुत ज्यादा है। थोड़ा खुश हो सकते हैं आप कि पहले के प्रति अब कम है, लेकिन खत्म नहीं है। जो बात प्रदीप भाई कह रहे हैं, मैं प्रदीप भाई को एक बात आश्वस्त कर दूं कि मैं एक पत्रकार हूं और आज से पत्रकारिता नहीं कर रहा हूं। मैं डॉक्टर धनोज कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हूं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं डिप्टी एडिटर हूं, और मेरे गाड़ी को देखकर अच्छे की हालत खराब हो जाती है। और भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सीसीटीवी फुटेज को खंगालेंगे तो मेरे गाड़ी और मेरा शकल आपको नजर आएगा। और मैं कभी घर बैठे नहीं करता डिबेट, मैं भी डिबेट से पहले भी क्षेत्र में था, और मैं कभी भी घर में, मैंने कहा मैं कोरोना काल में मैं पूरा अपने आप को पूरा प्रिकॉशन लेते हुए मैं सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, और इन्होंने गाजियाबाद की बात की तो आम आदमी पार्टी का नेता है, बहुत अच्छे मेरे मित्र है, भाई है, डॉक्टर एपेक्स हॉस्पिटल। आपको मैं बता दूं, जब उनके यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गए और एक वहां के समाज के लोग पीड़ित हो गए, तो जब उनको सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिला तो मैं जब फोन करके, मैं आपको बता दूं ये बात, इसमें बाबाई लेने की जरूरत नहीं है, मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूं कि मैं गाजियाबाद हो, कवि नगर हो, संजय कॉलोनी हो, आप जितना भी आप देखिए, झंडपुरा हो, महाराजपुर हो, आप गोविंदपुरा हो, आप जहां की भी बात कर ले, मैं आपको बता दूं मुरादनगर, हर जगह अभी हम हो गया, मैं रुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं और मेरा सरकार रिश्तेदार नहीं लग रहा। मैं जनता के प्रति, मेरी कलम पहले चलती है, मेरी पत्रकारिता जनता के प्रति है, मेरी पत्रकारिता सरकार के प्रति नहीं है। अगर जनता के सुख सुविधा में मेरे कलम से अगर स्याही नहीं निकलेगी तो बेकार मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, और उनके दुख दर्द को अगर मैं ना लिखूं, ना समझूं, तो बेकार मेरा पत्रकारिता। लेकिन मैं राजनीति से परे हटकर एक बात कहना चाहता हूं कि जो काम अच्छे हैं उस काम को भी पत्रकार इंगित कर कर लिखते हैं। लेकिन मैं जैसा आपको देखता हूं, अभी प्रदीप भाई ने बहुत अच्छी बात कहा, मैं आपको पहले ही कह दिया कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल देखेंगे तो हॉस्पिटल की संख्या कम है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप डॉक्टर देखेंगे तो डॉक्टर की संख्या कम है। और ये आज से नहीं है, ये भाजपा सरकार से नहीं है, ये पिछले सरकार, अगर मैं थोड़ी सी बात आपको यूपी की कर लूं, सपा सरकार की, जितना उन्होंने उस फंड से अगर हॉस्पिटल बना देते, उस फंड से अगर वो चैरिटी का भी हॉस्पिटल बना देते, तो आज भारत में यूपी की हालत ये नहीं होती, क्योंकि फुल मेजोरिटी की सरकार थी और उनका एक कल सलाह था, क्योंकि सीएम ही अध्यक्ष थे। मैं मानता हूं बीजेपी में योगी आदित्यनाथ जी एक सिपाही है और उनका फैसला ऊपर होता होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष भी वही थे, सीएम भी वही थे, उनके हाथ रोकने वाले कोई नहीं थे। लेकिन जितना काम उसने, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको कह दूं
जितना उन्होंने फंड जुटाया, ये देखिए उतने फंड को अगर वो देख लेते कि मेडिकल में इन्वेस्टमेंट करना है तो आज यूपी की हालत कुछ और होती। मैं योगी आदित्यनाथ की बेबसी को समझता हूं, क्योंकि उनके यहाँ एकल पद्धति नहीं है, उनके यहाँ ऊपर से भी दबाव होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में ऊपर का कोई दबाव नहीं था। वो खुद मुख्यमंत्री थे, खुद अध्यक्ष थे। लेकिन मैं यहाँ राजनीति से परे हटकर एक बात कहना चाहता हूं कि जो गलती समाजवादी पार्टी किया वो गलती बीजेपी की सरकार ना करे, क्योंकि अब उनका कुछ दिन के बाद चुनावी समर हो जाएगा। मैं अब भी बीजेपी की सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको जनता ने जिताया है, जनता के मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, मैंने बार बार कहा कि वो कोरोना पीड़ित रहे हैं, उनको पता है कोरोना में क्या क्या तकलीफी होती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है। वो मुख्यमंत्री थे तो मैं समझ सकता हूं, उसको सारी सुविधा उपलब्ध हो गई, लेकिन एक जनता की बात करिए और जिंदगी की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री की जिंदगी और जनता का, एक नागरिक का जिंदगी दोनों बराबर होता है, भगवान के नजर में, समाज के नजर में और मुझ जैसे पत्रकार के नजर में। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि यूपी का एक भी गरीब आदमी कोरोना से मरे। आपका कर्तव्य बनता है आप उनको सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। मैं कुछ दिन पहले की घटना बता दूं, मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि आप किस तरह जनता तक अपनी पहुंच को पहुंचा पाते हैं, और सरकार का काम है, क्योंकि सरकार ने शपथ लिया, वो जनता के भलाई के लिए शपथ लिया। मैं उनको उनका शपथ याद दिलाना चाहता हूं आर्या न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप अपने शपथ को याद करिए, अपने तमाम मंत्री, तमाम विधायक, और उनको आदेश करिए कि वो क्षेत्र में जाए और जो गरीब लोग हैं, खासतौर पर जिनको रोटी, कपड़ा, मकान और सहयोग की जरूरत है, उनको तमाम सहयोग पहुंचाने का काम करिए। और एक आदमी, मैंने शुरू में कहा कि कोरोना से किसी राज्य में एक आदमी भी मरता है तब भी सरकार की बदनामी उतनी ही होती है जितनी होनी चाहिए। प्रदीप जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए आप। देखिए, मेरे मित्र पत्रकार भी हैं और डॉक्टर भी, मैं यही कहूंगा सर, क्या इनको पता है कि योगी सरकार के नेतृत्व में या बीजेपी के नेतृत्व में या किसी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर कोरोना के द्वारा अगर किसी गरीब व्यक्ति की डेथ होती है और उस घर में सिर्फ वही कमाने वाला था, उसका रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम है क्या? या जो मेडिकल अभाव में मर गया है जी, क्या उनको कंपनसेशन देने की कोई व्यवस्था है क्या? क्या आज की डेट में केंद्र सरकार ने और दूसरे मुख्यमंत्रियों ने इस कोरोना से सबक लेके तीसरी लहर जो ये कह रहे कि आएगी और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कोई तैयारी है क्या? किसी फंड की व्यवस्था करी है क्या? कोई ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार किए हैं? किसी भी सरकार के पास, किसी भी मुख्यमंत्री के पास जवाब ना में होगा। मैं ये कहूंगा सर, भारत के अंदर भारत की जनता का कल्याण करने की जिम्मेवारी, उनको स्वास्थ्य से लेकर दूसरी जो जरूरी सुविधाएं हैं वो देने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है। पार्टीवाद को छोड़ के हर राज्य सरकार को और हमारी केंद्र सरकार को आपस में मिलकर काम करना चाहिए और भारत की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए ताकि कोई बिना इलाज के ना मर जाए, उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने की जरूरत ना पड़े। क्या यूपी सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया जिससे ये पता लगे कि कोरोना का कोई पेशेंट है तो इतने रुपए में उसका इलाज हो जाएगा? सरकारी हॉस्पिटल कोई चार्ज नहीं कर रहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल 2 लाख से लेके 8-10 लाख 12 लाख कैसे ले रहे हैं? दवाई कोई है नहीं, इलाज कोई है नहीं, तो सिर्फ वहां पर बेड पे लेटाने का वो 15 लाख ले रहे हैं, ऑक्सीजन लगाने का वो 10 लाख रुपए ले रहे हैं। कोई गाइडलाइन नहीं है। एक गाइडलाइन होनी चाहिए, 2 लाख रुपए में इलाज हो जाएगा, 40,000 में हो जाएगा या 10 लाख में होगा। ठीक है धनोज जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूं कि अब जिस तरीके से कंट्रोल हो रही सिचुएशन, लाइन पे आ रही, रेल पटरी पे आ रही, एक तरीके से जहां पर संक्रमण दर अब कम हो रही है, तो अब सरकार को और क्या करना चाहिए जिससे कि अब चीजें पुरानी जैसी हो जाएं, पहले जैसी? देखिए सत्यम, मैं डॉक्टरी भाषा में आपको बता दूं, जिस उपचार से इलाज ठीक हो रहा हो उस उपचार पर ही डॉक्टर काम करते हैं और सलाह देते हैं। सरकार को मैं वही सलाह देता हूं कि जिस चीज से आप ये कम हो रहा है उस चीज को आप और ज्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन
तब तक आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सुझाव भी देना चाहूंगा कि जो मेडिकल है, मेडिकल खास तौर पर आरएनए को लेकर उस पर भी एक टीम गठित करे। जो हमारे देश में बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि हमारे देश में बुद्धिमान वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, उनको आरएनए पे काम करने के लिए पूरी छूट दे दे। और दूसरी बात, मैं प्रदीप भाई को एक बात मैं बता दूं कि आपदा से मरने वाले को क्लेम मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये कानून में तय है। मैं एक राज्य का नाम लेना चाहता हूं, बिहार राज्य। वहां पे कोरोना से मरने वाले को 4 लाख रुपया का सरकार ने खुद घोषणा किया। लेकिन यह जो है विश्व महामारी है, आपदा से मरने वाले लोगों को क्लेम करने का अधिकार पूरा है और उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी वैध ठहराएगा। ठीक है, समय की कमी है सर, दोनों मेहमानों से क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं, क्योंकि समय की कमी है, इस वजह से दोनों मेहमानों को रोकना पड़ रहा है। दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे तमाम बातचीत करने के लिए कोरोना को लेकर। तो कोरोना के मामले जो हैं अब कम होते नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि प्रदेश में लॉकडाउन भी है और इसको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते अब मामले जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार एक ही जगह पर बना हुआ है। मौतों के आंकड़ों पर अभी गिरावट नहीं हो रही, लेकिन जो संक्रमण दर थी वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आरए न्यूज।